नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजवी जीएस में स्वागत है। राजवी जीएस आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज़ लेकर आया है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग पहला सीरीज़ में क्लास सिक्स का एनसीईआरटी देखेंगे, जिसमें आप पाएंगे कि इसमें 11 अध्याय है, यानी 11 चैप्टर है और एक एक चैप्टर पर हम लोग मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तीसरा है आरंभिक नगर। चौथा है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पाँचवा है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छठा है नए प्रश्न पर विचार, नए प्रश्न नए विचार। अशोक एक अभिलेख सम्राट। आप देख रहे हैं अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है खुशहाल ग्राम और समृद्ध शहर। नौवां है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। 10वां नए साम्राज्य और नए साम्राज्य और राज। 11 है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो मैं आप लोगों को एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो सीरीज़ है यह सिर्फ क्लास 6 के बच्चों के लिए नहीं है। क्लास 6 के बच्चों के साथ साथ जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है छात्र, उनके लिए है। और जो यूपीएससी या बीपीएससी जैसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं का जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हमने आप लोगों को कहा था कि हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ राइटर कह रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। जो इतिहासकार है जिन्होंने ये नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, ठीक है। वे जानवरों के आखेट मतलब शिकार करना होता है, ठीक है। आखेट मतलब क्या होता है? शिकार करना। तो चलिए हम लोग मैप में देखते हैं कि नर्मदा नदी का क्षेत्र कहाँ है। चलिए ये रहा भारत का मैप और आप यहाँ बीच में चले आइए। ये जो मध्य भारत है, जो मध्य प्रदेश का इलाका है, आप यहाँ पर देखेंगे नर्मदा नदी, ठीक है। ये यहाँ से नर्मदा निकलती है और ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और उसके नीचे आप ताप्ती नदी देखेंगे। तो इस पूरे क्षेत्र को नर्मदा नदी बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी बेसिन, ठीक है। तो इसी के बारे में चर्चा है। तो कह रहे हैं कि इस नदी के तट पर जो लोग रह रहे थे वो कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे थे। ये क्या थे? कुशल संग्राहक थे, है ना। कुशल संग्राहक थे जो आसपास के विशाल संपदा, वहाँ के मिनरल्स के बारे में उनको पता था, है ना। वहाँ के संसाधनों के बारे में उनको पता था कि कहाँ से जो है पानी का संचय कर सकते हैं, कहाँ से पानी ला सकते हैं पीने हेतु, है ना। कहाँ से जो है भोजन के लिए भोजन उपलब्ध कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए कि भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से वो क्या करते थे? संग्रह करते थे, संग्रह करते थे, ठीक है। और वो जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट मतलब हमने आपको कहा कि शिकार, यानी वो भोजन के लिए क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे और कच्चा भोजन ही उसका करते थे, यानी उसको पकाते नहीं थे। पकाने की प्रक्रिया बाद में शुरू हुई, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे है कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर, है ना। सुलेमान और किरथर।
ठीक है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहीं के बारे में चर्चा हो रही है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष, ठीक है, 8,000 वर्ष है ना पूर्व स्त्री पुरुष, है ना, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, चलिए इसको ध्यान रखिएगा, गेहूँ का और जौ का, ठीक है, गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल, भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। क्या किया? गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया और उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो, है ना, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, ठीक है। अब इसके बारे में जानना है, थोड़ा मैप पे चलते हैं हम। ये रहा भारत का मानचित्र और हम लोग अब देखेंगे उत्तर पूर्व में, ठीक है। उत्तर पूर्व में ये रहा गारो पहाड़ियाँ, ठीक है, आप देख रहे हैं गारो पहाड़ियाँ। और यहाँ पे मध्य भारत में यहाँ आप देखिए विंध्याचल श्रेणी, ठीक है, विंध्य पहाड़ियाँ। अब हम लोग इनके बारे में जान। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है तो आपने मैप में देखा, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ कृषि का विकास हुआ, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। इन दोनों जगहों पर कृषि का विकास हुआ, ठीक है। और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य और उत्तर में स्थित थे, ठीक है। क्या था? ये जो स्थान जहाँ चावल उपजाया गया, यह स्थान जो है विंध्य के उत्तर में स्थित है, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी जो आपने देखा उसके ऊपर यानी उसके उत्तर में स्थित था जहाँ चावल उपजाया गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि उत्तर पूर्व में जो गारो तथा मध्य भारत में जो विंध्याचल श्रेणी है या विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, उसके आसपास जो है कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? कृषि का विकास हुआ। और यहाँ सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल उपजाया गया। चावल कहाँ उपजाया गया? यानी विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में। कहाँ? विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में। आप अगर भारत का मानचित्र ये देखें तो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है और इसके उत्तर में, ठीक है। चलिए अब आगे है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ देखेंगे? अब मैप को देखेंगे और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों को देखेंगे, ठीक। चलिए ये रहा भारत का मानचित्र और अब हम लोग सीधा पश्चिम भारत की तरफ चलेंगे, उत्तर पश्चिम में चलेंगे और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान को भी टच करेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि ये रहा मुख्य नदी सिंधु, ठीक है, और ये रहा इसकी सहायक नदी जिससे सिंधु का निर्माण हुआ। ये आप देखिए व्यास, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, है ना, ये सब इसकी नदी है। और उधर से आके काबुल भी मिल जाती है ना, अफ़गानिस्तान तरफ से आती है काबुल नदी, यानी अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल ही है, ठीक है। तो ये सब मिल के किसका निर्माण करता है? सिंधु का निर्माण करता है। और सिंधु कहाँ में गिरती है? चलिए देखिए सिंधु आप देखेंगे कि सिंधु ये ऐसे यहाँ से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर, सिंधु कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ठीक है। और हम लोग इससे पहले जो नर्मदा नदी को देखे थे, नर्मदा नदी को जो हम लोगों ने देखा था वो भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे देखा। तो मुख्य बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो छात्र इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आगे के चैप्टर में उसका भी चर्चा होगा, आगे के क्लास में, ठीक है।
चलिए, तो कह रहा है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आगे है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। चलिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि आप ध्यान देंगे 2500 वर्ष पूर्व के बारे में, मौर्य साम्राज्य है ना, मौर्य साम्राज्य अंग है ना, 16 जनपद के बारे में चर्चा होगा है ना। तो वो कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता लगभग 4700-4500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। चलिए, आगे देखना है कि गंगा क्या कह रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का हम लोगों को मैप पे पहले देख लेना है, फिर इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। चलिए, यहाँ देखिए आप गंगा नदी, ठीक है। ये रहा, यहाँ से यमुना निकलती है, ठीक है। यहाँ से ये चंबल नदी निकलती है, और ये फिर आगे यहाँ प्रयागराज में, आप जानते हैं इस जगह प्रयागराज में मिलती है, और यहाँ से ये गंगा निकलती है, ठीक है। और यहाँ से मिलते हुए ये एंटर करती है यूपी होते हुए बिहार में एंटर करती है, फिर बंगाल में एंटर करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि आप ये जब देखेंगे कि यह बिहार का इलाका है, ठीक है। तो ये गंगा नदी और ये सोन नदी, ठीक है। ये गंगा नदी हो गया, ठीक है। ये गंगा नदी हो गया और ये सोन नदी हो गया, ठीक है। इसके बारे में चर्चा है। कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में, ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार, ठीक है। आपको हमने कहा था कि मगध यानी सोन और गंगा के बीच, यानी सोन और गंगा के जो तट है या उसके बीच में मगध की राजधानी हुआ करता था, जिसका नाम था पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य यानी एक विशाल राज्य स्थापित किया था, ठीक है। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो गौर से देखिए कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के बगल में या आसपास के क्षेत्रों में एक मगध नाम का बहुत ही विख्यात साम्राज्य था, बहुत ही विशाल साम्राज्य था, जिसने 16 महाजनपद जो महाजनपद था सबको एक करके खुद को मगध का जो है एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बहुत ही महान शक्तिशाली राजा हुए इसमें, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, है ना। बाद में जो है नंद वंश आते हैं, फिर नंद वंश के बाद फिर जो है मौर्य का स्थापना होता है। मौर्य वंश के शासनकाल में जो है मगध का चरमोत्कर्ष होता है, ठीक है। फिर आगे जो है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर गुप्त का पीरियड आता है। तो यहाँ आपने देखा कि मगध के बारे में चर्चा है कि मगध जो है वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। अभी जो बिहार है यही मगध हुआ करता था, और मगध जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? वो पाटलिपुत्र या पटना। जो प्रथम राजधानी मगध का था वो राजगिरी था, जिसे राजगीर भी कहते हैं। राजगीर, अभी का राजगीर और प्राचीन काल का राजगिरी। और दूसरा पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र वर्तमान में क्या? पटना, वर्तमान में पटना, ठीक है। वर्तमान में पटना, प्राचीन काल का पाटलिपुत्र, वर्तमान का पटना क्या था? मगध की राजधानी थी, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का नाम जो भारत है वो कैसे हुआ, है ना। भारत का नाम, भारत, इंडिया, ये सब कैसे हुआ? तो देश के नाम पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग अपने देश के नामों पर चर्चा करेंगे। देश के नाम को जानेंगे कि कैसे इंडिया पड़ा या भारत हुआ, ठीक है। कहते हैं कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, ठीक है, क्या कहते हैं? इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है। कहाँ से निकलता है? इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। क्या कहा जाता है? सिंधु। यानी इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं कि प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया तथा भारत
के नामों से अपने देश को जानते हैं। ठीक है, और इंडिया शब्द कहाँ से निकलता है? इंडस से निकलता है। ठीक है, और इंडस जो है संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि कह रहा है कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, लगभग 25, यानी ईरान और यूनान से जो लोग आते थे, है ना, उसके बारे में चर्चा है कि वो लोग जब आते थे अपने देश में घूमने के लिए, आक्रमण करने के लिए, रहने के लिए, है ना, यात्रा करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, ठीक है, कहाँ? उत्तर पश्चिम। चलिए उत्तर पश्चिम, यहाँ देखिए आप उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये रहा भारत का उत्तर पश्चिम भाग, ये रहा उत्तर पश्चिम भाग, है ना, ये उत्तर, आप इसको भी कह सकते हैं यहाँ ये। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। ठीक है ना। तो ईरानी लोग किधर से आते थे? इधर से आते थे, है ना। यूनानी लोग कहाँ से आते थे? इधर से ही आते थे। तो ईरान, यूनान, है ना, तो जितना भी भारत में हमला हुआ या व्यापारी आए, सबका आगमन इधर से ही हुआ। ठीक है, इधर से क्यों हुआ? कि भैया इधर कोई पर्वत पहाड़ ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक तो आप किरथर यहाँ देख रहे हैं छोटा सा, एक सुलेमान देख रहे हैं, कुछ खास नहीं था। लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे, आप यहाँ जो देखेंगे, ये देखिए आप, यहाँ पे ये हिमालय है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय ही है। ठीक है, तो हिमालय से तो लोग पार कर नहीं पाएगा क्योंकि इतना ऊंचा पर्वत श्रृंखला है ना। तो आएंगे किधर से? वो ज़मीन के रास्ते से आएंगे, और ज़मीन का रास्ता उनको कहाँ मिलेगा? इधर ही मिलेगा, है ना। इधर से वो थार का रेगिस्तान आप यहाँ देख रहे हैं, थार है, राजस्थान वाला क्षेत्र थार है, कुछ पाकिस्तान में भी थार मरुस्थल है। ठीक है, तो लोगों का आगमन किधर से हुआ? उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से हुआ। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र से कहते हैं। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व, है ना, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु, है ना, सिंधु को, जो सिंधु नदी था, ठीक है, सिंधु नदी को या सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, है ना, यहाँ पे आप गौर से देखिए, हिंदोस अथवा इंदोस, क्या कहा? हिंदोस का अथवा इंदोस। हिंदोस ही इंदोस है, इंदोस ही हिंदोस है। ठीक है, हिंदोस अथवा इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, ठीक है, इस नदी के पूर्व में स्थित, यानी ये जो सिंधु नदी है, ठीक है, चलिए मैप में देख लेते हैं। यानी ये सिंधु नदी जो है, इसके पूर्व के देश में, इसके पूर्व की भूमि को, है ना, ये जो पूर्व में इतनी बड़ी भूमि जो है, सबको इन्होंने क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस का। ठीक है, और किसको कहा? भूमि जो इसके पूर्व में स्थित जो भूमि था, ठीक है, उसे इंडिया का। क्या कहा? इंडिया का। इसके पूर्व में बसी हुई भूमि को इंडिया का। ठीक है, यानी सिंधु नदी को या सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। ठीक है, चलिए अब भारत के बारे में जानते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भारत नाम का प्रयोग, है ना, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की, है ना, आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व, है ना, 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, ये जो भरत नाम है यह कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। ठीक है, मैं आपको मोटे तौर पर कहूँ तो इसी भरत से जो है क्या बना? भारत बना। भारत में यानी हिंदुस्तान में प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में क्या था? भरत वंश का शासन था। भरत वंश का शासन था। क्या किसका था? भरत वंश का शासन था। ठीक है, भरत वंश का शासन था। चलिए हम लोग आगे
कल चर्चा करेंगे। अतीत के बारे में कैसे जानें, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जानें, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।